Hi everyone. Today we are going to discuss pre-December 2023 mock for SBR. तो क्वेश्चन 1 देखते हैं उसको CBE पे कैसे सॉल्व करना है. You can access this pre-mock through your practice platform. तो बात करें रिक्वायरमेंट है 30 मार्क्स का. सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे एक बार पढ़ लेते हैं. कहता है using exhibit 1 explain the impact of the information provided on the measurement of goodwill and net asset of HENOPS in the consolidated financial statement of Laudium. तो लॉडियम का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दिया है और कहता है कि हेनॉप्स का गुडविल जो कैलकुलेट हुआ है या नेट एसेट्स जो मेजर करे हैं उनमें कुछ गलतियां हुई हैं. तो हमें उसका इम्पैक्ट बताना है, उन्हें रेक्टिफाई करना है. ठीक है, काफी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है. इसके लिए एग्जिबिट 1 रेफर करना है. Exhibit 2, they have given a loan to the supplier and should be measured in consolidated financial statement. So they want to know the accounting of loan to supplier in consolidated financial statement. इसके लिए Exhibit 2 रेफर करना है. तो आपका कौन सा कंसेप्ट टेस्ट हो गया इसमें? They have tested IFRS 9, financial instrument. भाई loan to supplier you will measure at maybe at amortized cost or any other method you have to check out as per IFRS 9. और finally requirement 3, we all know कि September 2023 से क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन 1 में हमें प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट दिया होता है. तो देखते हैं उसको कैसे डील करना है प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट वाली रिक्वायरमेंट्स को. वी विल डिस्कस इट. पहले एग्जिबिट 1 को देखते हैं. नाउ इन एग्जिबिट 1 दे से ऑन 1 Jan 2016. तो ठीक है, मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है. 1 Jan को पढ़ते ये चीज समझ आता है. ईयर एंड 31 दिसंबर है, 1 Jan को एक्वायर किया. तो मिड ईयर एक्विजिशन का टेंशन तो खत्म होता है. उसके बाद क्या कहता है? लॉडियम परचेज 30 मिलियन ऑफ 40 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ हेनॉप्स. तो हेनॉप्स के 40 मिलियन शेयर में से हमने 30 मिलियन एक्वायर करे. तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट कर लो. इट विल बी अराउंड 75%. Goodwill has been determined at 36 million, but it is now appears error were made. तो गुडविल कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है 36 मिलियन का. 36 मिलियन का गुडविल तो ठीक है, बट इसमें कुछ गलतियां करी हुई हैं. लेट्स सी गुडविल के कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है. कहते हैं पहली गलती है परचेज कंसीडरेशन की. अच्छा, द परचेज कंसीडरेशन वाज 1 इक्विटी शेयर इन लॉडियम फॉर एवरी 2 शेयर इन हेनॉप्स. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? सब्सिडरी के 2 शेयर के बदले हमने पेरेंट ने लॉडियम ने कितने शेयर दिए? 1 शेयर, जिनकी नॉमिनल वैल्यू कितना है? $1. ठीक है, यहां तक तो 1 Jan 2016 द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1.20. ठीक है, फेयर वैल्यू 1.20 है. द इश्यू ऑफ शेयर हैज बीन रिकॉर्डेड एट द नॉमिनल वैल्यू. अच्छा, ये मिस्टेक है. आई होप it's everyone is able to understand this mistake. काफी सिंपल सा मिस्टेक है. आपने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, बट जो आप सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको रिकॉर्ड तो आपको फेयर वैल्यू पे करना है. बल्कि हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं सब्सिडरी के. और ये तो हमने उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है इट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू. तो उसको ठीक करना पड़ेगा. 1.20 $1 पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आप 0.20 से इंक्रीज कर दोगे. आगे देखते हैं. Laudium incurred due diligence cost of 7 lakh when acquiring HENOPS. These costs were capitalized as a part of investment in HENOPS. Again, second mistake. भाई ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट आपने सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त जो भी एक्विजिशन कॉस्ट आपने बियर करी हैं वो कहाँ जाती है? सारी P&L में जाती है. Because these are the funds you have not paid directly to the shareholders. You are paying to the third party for making this acquisition possible, right? But as per IFRS 3, all these costs which are not paid to the shareholder will not be considered or capitalized as a part of investment. तो इसको P&L में डालना था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया. तो इससे तो गुडविल आपकी इन्फ्लेट आएगी, ओवरस्टेटेड आएगी. भाई आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखा रहे हो 7 लाख से, तो आपने जो गुडविल कैलकुलेट करी होगी वो भी तो 7 लाख से ज्यादा होगी. ठीक करना होगा इसको. अभी देखते हैं, दोनों पॉइंट सिंपल पॉइंट्स है. The director of Laudium used the book value of net asset when computing the goodwill arising. अच्छा, नेट एसेट्स में भी मिस्टेक करी. नेट एसेट्स को कैलकुलेट करते वक्त बुक वैल्यू को यूज किया है. एंड
ये तो आपकी गुडविल में गलती है, क्योंकि नेट एसेट्स हम किस पे लेते हैं, फेयर वैल्यू पे। तो देखते हैं कौन कौन से। ऑन 1 Jan फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एंड ऑप्स वर सेम एज देयर बुक वैल्यू विद एक्सेप्शन। तो 3 चीजों में गलती मोटा मोटा में समझ आ रहा है। एक गलती क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, दूसरा इन्वेंट्री में, और तीसरा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 3 गलती की है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है, 6 मिलियन का बुक वैल्यू था, फेयर वैल्यू 7 मिलियन पे, तो इन्होंने 6 मिलियन पे लिया है। तो 1 मिलियन से इंक्रीज करना पड़ेगा फेयर वैल्यू को। 1 मिलियन से आप फेयर वैल्यू इंक्रीज करोगे, और क्या, एक और पॉइंट होगा क्या, 10 साल लाइफ भी बताया, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे भाई। 6 मिलियन पे आपने रिकॉर्ड किया है, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मिलियन पे चल रहा होगा, तो एक्स्ट्रा 1 मिलियन पे आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये 2 एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, और इनका इम्पैक्ट गुडविल पे दिखाना होगा। इन्वेंट्री बुक में 2 मिलियन की शो कर रहे हो, जबकि फेयर वैल्यू 2.2 है। अच्छा, और 31 दिसंबर तक दिस इन्वेंट्री वाज सोल्ड बाय हेनॉप्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब इस इन्वेंट्री को सारी की सारी इन्वेंट्री कंपनी ने 2016 तक सेल कर दी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 0.2 मिलियन से आपको फेयर वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, नेट एसेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपने 2 मिलियन पे रिकॉर्ड किया है, फेयर वैल्यू 2.2 है, यू हैव टू इंक्रीज बाय 0.2 मिलियन, आपकी गुडविल कम हो जाएगी। बट ईयर एंड पे क्या होगा, कैन यू थिंक कि इस इन्वेंट्री का ईयर एंड पे क्या ट्रीटमेंट होगा। इन्वेंट्री सेल हो चुकी है, और जब इन्वेंट्री सेल हो जाती है, व्हेन यू हैव सोल्ड द इन्वेंट्री, इट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी इन्वेंट्री, यू हैव सोल्ड द इन्वेंट्री, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यू हैव सोल्ड द इन्वेंट्री, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया, कॉस्ट बन गया ना आपका। रेवेन्यू में से कॉस्ट हटाया, प्रॉफिट आएगा। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड, टेल मी। आपका, आपने 2 मिलियन पे इन्वेंट्री लिखा हुआ, जो इन्वेंट्री होना चाहिए 2.2 मिलियन, राइट। तो आपकी कॉस्ट आपने 2 मिलियन पे रिकॉर्ड करी होगी, ना कि 2.2 पे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जब अंडरस्टेटेड है, तो आपका प्रॉफिट क्या है ईयर एंड पे, ओवरस्टेटेड। और जब आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, पेरेंट को और एनसीआई को। 75% पेरेंट को मिला होगा और 25% एनसीआई को मिला होगा ना दोस्त। तो आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एनसीआई से और पेरेंट से ये एक्सेस प्रॉफिट को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 0.2 मिलियन का प्रॉफिट है, आप डेट ऑफ एक्विजिशन में ऑलरेडी गुडविल में कंसीडर कर चुके हो, नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे ले गए हो, तो अब दोबारा थोड़ी इस प्रॉफिट को आप कंसीडर करोगे भाई। जब आपने इन्वेंट्री को एक्वायर किया होगा, सब्सिडी को एक्वायर किया होगा, तो आपने ऐसे 2.2 का माना है, आपने पेमेंट 2.2 की करी, तो 2.2 से ऊपर जो सेल करोगे वो प्रॉफिट है, ना कि ये 0.2 इज नॉट अ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम पेरेंट्स एंड एनसीआई। तो अच्छा पॉइंट है, बट अगेन not a very difficult point, I will say. कंटिन्यूड लायबिलिटी विद अ फेयर वैल्यू 160, ठीक है। कंटिन्यूड लायबिलिटी का तो बेसिक सा हमारा एफआर के पेपर से पॉइंट आता है। तो 160 कंटिन्यूड लायबिलिटी, फेयर वैल्यू 160 है, इसका क्या होगा भाई। आपने नेट एसेट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, कंटिन्यूड लायबिलिटी ग्रुप के लिए तो रियल लायबिलिटी है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर क्या कहता था, कंटीजेंसी वाज रिजॉल्व ड्यूरिंग द एंड 31 दिसंबर 2016। तो देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर में शो होती है, सब्सिडरी कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोजर में शो करता है, बट जब पेरेंट एक्वायर करता है सब्सिडरी को, तो हमारा आईएफआरएस कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को भी एक रियल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। रीजन बीइंग, एक्वायरर जब एक्वायर कर रहा है कंपनी को, मतलब पेरेंट जब सब्सिडरी को एक्वायर कर रहा है, दे हैव आल्सो कंसीडर्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, मींस उन्होंने पैसा कम दिया होगा कंटीजेंट लायबिलिटी को देखते हुए। So this is a real liability for the group. तो क्या करना है इसका, तो कंटीजेंट लायबिलिटी से आपके नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, गुडविल बढ़ जाएगी। कंटीजेंसी वाज रिजॉल्व्ड, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ईयर एंड पे दोबारा इन्वेंट्री के लिए भी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए भी कॉमन पॉइंट नहीं है ये कि कंटीजेंट लायबिलिटी ईयर एंड पे रिजॉल्व हो गई है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कंटीजेंसी नहीं है, खत्म हो गई। अब ये लायबिलिटी हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लायबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया।
जिस तरह इन्वेंट्री के केस में प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था, इस केस में प्रॉफिट अंडरस्टेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये कंटीजेंसी आपकी रिजॉल्व हो गई और आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा है। पहले आपने कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, फिर इस कंटीजेंसी के रिजॉल्व होने की वजह से जो प्रॉफिट में ओवरस्टेटमेंट आया उसको शो करना है, पेरेंट और एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसको अभी देखेंगे कैसे करना है। Director of Lauderdale measures NCI at fair value on the acquisition of an ops in the draft consolidated financial statement for the year 31st 2016. NCI acquisition was measured correctly and goodwill is not impaired. तो NCI का मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे किया है, तो NCI को लेके तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, फेयर वैल्यू पे NCI को लेते हैं। तो एग्जिबिट 1 का रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो रिक्वायरमेंट कहता है यूजिंग एग्जिबिट 1 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन मेजरमेंट। तो इन सब चीजों का हमें इम्पैक्ट बताना, एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको एक सिंपल आंसर शो करता हूं फ्रेंड्स। हाउ कैन वी राइट द आंसर? आई हैव रिटन अ सिंपल आंसर। डिटेल आंसर आप इसका रीड कर सकते हैं, एग्जामिनर का आंसर यू कैन रीड इन डिटेल, बट सिंपल आंसर विच वी कैन राइट इन एग्जाम कंडीशन। तो उसी वे में ये आंसर मैंने लिखने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको रिक्वायरमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ, दैट यू डोंट हैव टू ओपन द रिक्वायरमेंट अगेन एंड अगेन। ये चीज आप को काफी फायदा देगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट को बार बार ओपन ही नहीं करना है। ठीक है, तो वो एक टास्क हमारा बच जाएगा। अब ठीक है, पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमें क्या बात करनी है? कहते हैं लॉडियम इनिशियली इन्वेस्टेड इन एन ऑप्स शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि जो भी इनिशियल रिकॉर्डिंग है इन्वेस्टमेंट्स की, वो किस पे होनी चाहिए? फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर should be 1.0 not $1। ठीक है, there is unrecorded premium of 0.20 per share। तो उसको कैलकुलेट करके दिखा दिया। यहीं पे 30 मिलियन शेयर है, 1:2 का रेशियो है, तो 30 into 1/2। भाई हमने उनके 30 शेयर एक्वायर करे ना, उसके बदले हमने कितना दिया? 1/2, 15 मिलियन शेयर दिए अपने। उनके 2 के बदले 1 शेयर दे रहे हैं, तो 30 मिलियन के बदले कितने देंगे? 15 मिलियन। और एक शेयर को हमने अपने 15 मिलियन शेयर को $1 पे वैल्यू किया, बल्कि करना था 1.2। तो 0.2 से कम वैल्यू क्या है? तो 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 मिलियन पे, which will give us $3 million। अब इस $3 million को कैलकुलेट करके तो आपने शो कर दिया, बट क्वेश्चन में ये भी बोला इसका इम्पैक्ट बताओ। तो इम्पैक्ट क्या होगा? $3 million से 2 जगह पे इम्पैक्ट आएगा हमारे अकाउंट्स में। हर चीज का डुअल इम्पैक्ट होता है ना। तो 3 मिलियन से आपको 2 जगह कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। देखो इन्होंने आपको प्री पॉपुलेटेड स्टेटमेंट बना के दिया हुआ। ये आपको ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सेल पे भी सो बना के सेम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या है? नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी, गुडविल भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया। तो आपको 36,000 की गुडविल में इसको क्या करना होगा? प्लस या माइनस? भाई इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज होगी तो गुडविल भी तो इंक्रीज होगी। तो गुडविल पे इम्पैक्ट क्या होगा? गुडविल इज अंडरस्टेटेड। नाउ आप 0.2 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो गुडविल भी बढ़ेगी, तो गुडविल में ये प्लस होगा। और दूसरा इम्पैक्ट आपकी शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, आपका शेयर प्रीमियम कम आ रहा होगा। तो दूसरा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में यू हैव टू इंक्रीज ओसीई में। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। देखो this premium will increase the investment in HENOPS and goodwill in the group accounts. Further, extra premium will also increase other equity components. तो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपन को करना है उसी को वर्ड्स में लिख दिया है। ठीक है, और यही सेम चीज हम बैलेंस शीट में करके भी दिखा देंगे। ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट तो पीएनएल में जाएगा, हमने डिस्कस किया। ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट ऑफ 7 लाख इज नॉट अ पार्ट ऑफ consideration given to acquire share. These costs should not have been capitalized but expensed. The investment in subsidiary and goodwill are overstated.
आपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा दिखा दिया है, जबकि 7 लाख रुपए पीएनएल में जाने थे, आपने कैपिटलाइज कर दिए। तो इस वजह से गुडविल आपकी ज्यादा आ रही होगी इस बार, ऊपर के केस में कम आ रही थी, नीचे ज्यादा आ रही है, तो इसमें इस बार गुडविल को आप क्या करोगे, कम कर दोगे। और रिटेन अर्निंग भी आपकी ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि अगर आपने इसको प्रॉफिट लॉस में चार्ट किया होता तो आपका प्रॉफिट कम होता, रिटेन अर्निंग कम आती। रिटेन अर्निंग में यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट आ रहा है, पेरेंट का रिटेन अर्निंग, ध्यान रखना, सब्सिडरी का नहीं। देखो एक चीज आप सबको पता भी होगी, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर गलती पेरेंट के प्रॉफिट में है तो एनसीआई पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इफ मिस्टेक इज इन पेरेंट प्रॉफिट देन देयर इज नो इम्पैक्ट इन एनसीआई। बट अगर सब्सिडी के प्रॉफिट में मिस्टेक है तब पेरेंट के रिटेन अर्निंग पे भी इम्पैक्ट आएगा और एनसीआई के बैलेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एनसीआई को भी सब्सिडी के प्रॉफिट का शेयर मिलता है ना, तो वो देखना है। यहाँ पे पेरेंट का मिस्टेक है तो एनसीआई को टच नहीं करना है इससे। आगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो इसके लिए आई प्रिपेयर्ड अ बॉक्स। हमारी 3 आइटम थे, तीनों के लिए सेपरेट वी हैव डिस्कस्ड। यू कैन आल्सो मेक अ बॉक्स फॉर इट। पीपी, इन्वेंट्री एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो 1000 हमारा एक्स्ट्रा आया है, इसमें 200 और कंटीजेंट लायबिलिटी नेगेटिव 160, तो तीनों के लिए थोड़ा बहुत लिख दिया हमने। It will increase by 1000, क्या होगा, it will increase PP and decrease goodwill on the date of acquisition. Recording additional depreciation भाई 1000 का आपने वैल्यू बढ़ा दिया 10 साल लाइक, तो 100 रुपए का हर साल का डिप्रिशिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और डिप्रिशिएशन क्या है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। अब यहाँ पे सब्सिडी का प्रॉफिट कम हो रहा है, 100 से सब्सिडी का प्रॉफिट कम होगा, 100 से पीपी कम होगा ईयर एंड पे, राइट। तो सब्सिडी का प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो रिटेन अर्निंग तो कम करोगे ही करोगे, साथ में एनसीआई भी कम करोगे। So it will reduce PP and group retain earning by 75 and 25. So in the ratio of their shareholding. Inventory 2200 minus 2000, 200 का inventory है. It will decrease goodwill by 200 since inventory is sold. It will decrease goodwill by 200. तो date of acquisition पे तो goodwill decrease हो जाएगी, क्योंकि आप net asset को 200 से बढ़ा दोगे, same PP वाली बात है। But year end पे देखो, since inventory is sold, it must have been included in the cost of sale at 2000 instead of fair value 2200, which will overstate subsidiary profit by 200। का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ना, अभी आपको मैंने उसका लॉजिक समझाया, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कम आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 50 से 150 से और एनसीआई को 50 से। कंटीजेंट लायबिलिटी 160, अब कंटीजेंट लायबिलिटी 160 से आप नेट एसेट को कम कर दोगे, गुडविल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और ईयर एंड पे क्योंकि सेटल हो गया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा दोबारा। तो इस बार आप रिटेन अर्निंग और एनसीआई को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। So it will increase goodwill by 160, contingent liability recorded. However, it has been resolved at year end, means no more liability for the group at year, hence it will increase the group retain earning and NCA. तो बहुत simplistic language में I have tried to write this answer again in the exam condition. At least this much we can write for 10-12 marks question, right? So 3 काफी simple points थे। Now exhibit 2 की बात करें, ठीक है, एग्जिबिट 2 को देखते हैं। It says on 1st Jan 2016, Laudium made a loan of $10 million to key supplier, and Laudium incurred cost of 2 lakh in arranging this loan. तो 10 मिलियन का लोन दिया है सप्लायर को और उसके लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट 2 लाख का लगा है, ठीक है। On 1st Jan 2016, Laudium charged $2 lakh to the profit loss in respect of these loan arrangement cost, ठीक है। 2 लाख रुपए इन्होंने पीएनएल में डाल दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। Under the term of loan, the supplier agreed to make interest payment 4 lakh on 31st, 16, 17, and final repayment of principal plus interest on 31st December 2018. Laudium recognized interest income 4 lakh in the profit loss for the year end 31st December 2016. तो इस साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। Towards the end of 2016, the supplier began to face financial problem. The supplier made interest payment 4 lakh. Financial problem. Indicator of impairment. तो आपका impairment का knowledge यहाँ पे टेस्ट किया है, ठीक है।
IFRS 9. The supplier made an interest payment 4 lakh that was due on 31st December 16, but then the terms of the loan were renegotiated to agree that no further interest would be supplied, but 10 million loan amount would be repaid on 31st. तो ठीक है, इंटरेस्ट आगे से मिलेगा नहीं, जो मिल गया ठीक है। इस साल का 4 लाख तो हमें मिल चुका है, बट आगे से हमें 4 अब नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 मिलियन मिलेगा। It is reasonable to assume that this repayment will be made by the supplier. On this basis, Laudium recognized non-current asset 10 million in respect of loan in the draft consolidated financial statement. ठीक है, नॉन करंट एसेट इसको दिखाया है इन्होंने, ठीक है, तो ठीक ही प्रेजेंट किया है। अभी से करंट एसेट नहीं दिखा सकते, अभी टाइम है आने में, 2018 में आएगा, हम 2016 के एंड पे। The loan documentation state that effective annual rate of interest implicit is 5%. तो लोन में जो ओरिजिनल आपका रेट है वो 5% का इम्प्लिसिट रेट है, ठीक है। इस रेट को हम यूज करेंगे। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसको मेजर किस पे करें। अभी ध्यान से समझो, आपने लोन दिया है और लोन को एक फाइनेंशियल एसेट है, और फाइनेंशियल एसेट को हम एफवीटीपीएल पे भी मेजर कर सकते हैं, एफवीटीओसीआई पे भी कर सकते हैं, और अमोर्टाइज कॉस्ट। इसके लिए क्या फंडा होता है, इसके लिए आपको 2 टेस्ट देखने होते हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। अगर आपका बीएमटी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो दोनों सेटिस्फाई होता है, तब आप किस पे दिखाते हो, अमोर्टाइज कॉस्ट पे। और इस क्वेश्चन में दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। भाई बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या कहता है कि आप मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बताया ही नहीं गया कि वी आर गोइंग टू सेल आउट और दिस लोन और दिस फाइनेंशियल एसेट। क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेशन है कि वी विल वेट टिल 2018 टू रिसीव द बैलेंस अमाउंट जितना भी मिलेगा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कहता है दैट यू रिसीव ओनली सोनली, आपको जो आपने टाइम पीरियड का है वही पैसा मिल रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इंस्ट्रूमेंट से यू आर गेटिंग ओनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड योर प्रिंसिपल रिपेड, नथिंग एल्स, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो भी टेस्ट ये सेटिस्फाई कर रहा है। Although there are certain renegotiation, but nothing. For example, in convertible debenture, you get some equity also. So here there is nothing like this in this question. तो हम बोलेंगे BMT and contractual cash flow both are satisfied. That's why it should be measured at amortized cost. और जैसे ही amortized cost की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये 2 लाख रुपए क्या होंगे, कैपिटलाइज। आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड amortized cost पे कैसे मेजर करते हैं। तो 2 लाख रुपए को हमें क्या करना था, कैपिटलाइज करना था। तो पहला मिस्टेक ये, और उसके बाद amortized cost पे ईयर एंड पे मेजरमेंट कैसे करते हैं भाई, ओपनिंग, जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसमें आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, जितना पेमेंट मिल जाता है उसको माइनस करते हो, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, राइट। और फाइनली इंपेयरमेंट का कैलकुलेशन। तो देखो ड्राफ्ट आंसर इसका, so again I copy pasted the requirement using exhibit 2, explain how. Now it's very important that you write a relevant answer. जो रिक्वायरमेंट है ना उसको आप उससे रिलेवेंट में आपको चीजें लिखना है। Explain how loan to the supplier should be measured in consolidated financial statement of Laudium 31st December. तो लोन की मेजरमेंट कैसे होनी थी उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वही हम ने किया, कहता है लोन टू द सप्लायर क्वालिफाई एज फाइनेंशियल एसेट दैट रिप्रेजेंट राइट टू रिसीव कैश, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट तो है ही, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन यही है कि वी हैव राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी और फेवरेबल ऑप्शन। So amortized cost is appropriate accounting basis. Now we are talking about why amortized cost is appropriate, because it meets both criteria, business model test and contractual cash flow. If you want to elaborate more, you can, obviously you can. Just it's a time pressured answer, which a minimum I think student can write, but obviously you can write in more detail. There is no harm. Just manage your time properly. ठीक है। तो बैलेंस हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000 का बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे
अरेंजमेंट फी को हमें कैपिटलाइज करना है, तो वो वी हैव शोन कि 200 शुड बी कैपिटलाइज। इनकम 5% पे इफेक्टिव रेट हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे 510। यू कैन शो कैलकुलेशन ऑन द साइट। ठीक है, आप 510 के साइड में कैलकुलेशंस भी दिखा सकते हैं। और कैश रिसीव्ड 400 का आपको कैश रिसीव हुआ है, वो हमने माइनस कर दिया ईयर एंड पे 10310। बट रिमेंबर दिस इज द कैरिंग वैल्यू बिफोर क्रेडिट लॉस। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट की बात करी है, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इंपेयरमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। बट उससे पहले यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज अ कैरिंग वैल्यू बिफोर क्रेडिट लॉस। और साइड में हमने रिटेन अर्निंग पे भी इम्पैक्ट दिखाया है, इसका शो करा है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सिर्फ आपका ईयर एंड का बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में आपके नॉन करंट एसेट पे तो इम्पैक्ट आएगा, उसका सेकंड इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग पे भी तो होगा। भाई आपने अरेंजमेंट फी को पीएनएल में डाल दिया, तो पीएनएल आपका प्रॉफिट कम हो गया है, आपको वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। इनकम एज पर इफेक्टिव रेट, आपको इनकम कितने दिखानी है, 510 पे दिखानी है, आपने 400 पे दिखाई है, तो 500 को ऐड कर देंगे, 400 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का कैलकुलेशन। पहली बात तो कौन सी स्टेज पे, इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में पढ़ा था कि 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 कब आती है, जब यू हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पे तो क्लियरली फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, रीनेगोशिएशन है, तो क्लियर हो चुका है कि आप स्टेज 3 पे हो। और स्टेज 3 और स्टेज 2 दोनों में हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड अलाउंस बनाते हैं, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए अलाउंस बनाते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, स्टेज 2 में हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस अमाउंट पे, वेयर स्टेज 3 में हम जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं नेट अमाउंट पे, अलाउंस माइनस करके। हालांकि आगे से इस क्वेश्चन ईयर एंड के बाद से, इस साल का इंटरेस्ट नहीं, इस साल का तो इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, आगे का जो इंटरेस्ट है वो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। बट इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है फ्यूचर में, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस्ड बाय सप्लायर आर ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट लोन असेट इज इम्पेयर्ड, क्रेडिट इम्पेयर्ड कहते हैं इसको। In this stage, Laudium must make an impairment loss allowance for the lifetime expected credit loss, right? तो ये तो अपन सब लिख सकते हैं ना, जनरल नॉलेज है हमारा। लॉस अलाउंस इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, मैं तो मिनिमम लिख रहा हूँ। लॉस अलाउंस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बता दिया कि लॉस अलाउंस क्या होता है। इफ यू रिमेंबर, तो लॉस अलाउंस हम कैसे निकालते हैं, जो कैश फ्लो हमें नहीं आएगा, शॉर्टफॉल, जितना भी शॉर्टफॉल है, मतलब जो भी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इन फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए भी डिस्काउंटेड कौन सा लेते हैं, ओरिजिनल वाला। If you have renegotiated some, we will not take the new one, we will take the old one. Discount for this allowance is the original effective rate. Remember this point, very important, original effective rate 5%. And finally, deduct the impairment loss allowance for closing carrying amount. तो यहाँ पे deduct करें, क्योंकि स्टेज 3 में भी minus the allowance. Deduct the impairment loss allowance from closing carrying amount. अब अलाउंस निकाले कैसे, तो देखिए शॉर्टकट तरीका ये है कि आप रिवाइज कैरिंग वैल्यू बिफोर क्रेडिट लॉस, ये आपने ऊपर निकाल लिया, आप डायरेक्टली निकाल लो रिवाइज कैरिंग वैल्यू आफ्टर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब क्रेडिट लॉस होने के बाद क्या वैल्यू आएगा, जितना पैसा, देखो शॉर्टफॉल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, सिंपली आपका इम्पेयरमेंट लॉस डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। बट इम्पेयरमेंट लॉस आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपको जो लॉस अलाउंस कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट इन 2 मैनर। जो भी आपके शॉर्टफॉल है, जो भी आपका शॉर्टफॉल है, मतलब जो भी पैसा आपको फ्यूचर में नहीं आने वाला है, मतलब जो इंटरेस्ट नहीं आने वाला है या प्रिंसिपल में जितना रिडक्शन आया है, उन सब को आप प्रेजेंट वैल्यू 5% से निकाल लो, जो फिगर आएगा वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। या डायरेक्टली ना निकालते हुए आप एक शॉर्टकट फॉलो कर सकते हो। देखो ये थोड़ा आपको लंबा मेथड पड़ेगा। शॉर्टकट क्या है कि आप सीधा रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू निकाल लो आफ्टर इम्पेयरमेंट अलाउंस। जो इम्पेयरमेंट अलाउंस के बाद कैरिंग वैल्यू आएगा आफ्टर इम्पेयरमेंट अलाउंस, द कैरिंग वैल्यू यू विल गेट दैट यू विल कैलकुलेट डायरेक्टली। वो कैसे निकालोगे, तो जितना पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, भाई जो पैसा नहीं मिलने वाला उसकी प्रेजेंट वैल्यू लॉस है, तो जो पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, क्लोजिंग का कैरिंग वैल्यू होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस होगा आज का। भाई हमें फ्यूचर में 10 मिलियन मिलने वाला है, उसी का तो प्रेजेंट वैल्यू आज हम दिखाएंगे कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है।
वही मैंने किया है। ज्यादा आसान है कि मेरे को मालूम है सिर्फ 10 मिलियन आने वाला है फ्यूचर में, 2018 के एंड में हमें वो 10 मिलियन देगा, उसके बीच में कुछ भी नहीं देने का, तो मुझे ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता इंटरेस्ट, क्योंकि 4 मिलियन का इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर ये नहीं अलग अलग रेट पे डिस्काउंट करना पड़ता है उसको। बेटर है सिर्फ 10 मिलियन हमें ये रेंट पे मिलने वाला है, 10 मिलियन को मैं 2 साल से इंस्टेड 4 लाख को मैं पहले डिस्काउंट करूं, फिर 4 लाख प्लस अगले साल 4 लाख को डिस्काउंट करूं, और जो भी प्रिंसिपल भी अगर पूरा नहीं मिल रहा है उसको भी मैं चेक करके डिस्काउंट करूं, तो भी आंसर सेम आएगा। बट सिंपली आप 10 मिलियन आपको मिलने वाला है उसको डिस्काउंट कर लो, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आज कितना दिखाना चाहिए, 9070, और आपका है कितना 10, तो नुकसान कितना हो गया आपको 1240। एंड सेम आंसर यू विल गेट by calculating shortfall also. You can try to solve it yourself or even check out examiner answer. Examiner ने भी solve किया है दोनों मेथड से, but again this is a shortcut for exam. तो हमारा impairment loss भी फ्रेंड्स कैलकुलेट हो गया 1240। तो ये एग्जिबिट 2 भी हमारा कंप्लीट होता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट एग्जिबिट 2 भी काफी सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमसे। टाइमली यू कैन कंप्लीट दिस। Finally, now it's time to move on to the pre-populated. Now, देखो pre-populated में कैसे करना है, जितना भी आपने एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 में इम्पैक्ट लिख के बताया है, उसको आपको स्प्रेडशीट में शो करना है। वो जो प्लस माइनस आप सारा एक्सप्लेन कर रहे थे, अब आप उसको शो करना है। यू कैन डू ऑन साइड बाय साइड बेसिस ऑल्सो, कि आप स्प्रेडशीट में साइड बाय साइड करें, जैसा आपको ठीक लगता है कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। कि एग्जिबिट 1 को सॉल्व करते वक्त एग्जिबिट 3 स्प्रेडशीट को भी आप साइड बाय साइड ओपन करके रिक्वायरमेंट 3 को भी आंसर करते हो। पर्पस ओके, लेट्स सी। तो आपको बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन है स्प्रेडशीट पे। दिस ऑल डाटा विल बी गिवन टू यू। अब आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। नाउ हाउ कैन वी डू द एडजस्टमेंट? तो सिंपली देखो, आप हर एडजस्टमेंट का एक कॉलम ऐड करते जाओ और बाद में आपको इनमें यू कैन मेक द रिवाइज्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट किया, तो वी हैव मेड द हेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट 3000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट आया, 3 मिलियन का 3000, इट विल इंक्रीज द गुडविल। गुडविल से इंक्रीज होगा तो प्लस में लिखेंगे 3000 को। भाई आपने इन्वेस्टमेंट कम पे शो किया तो गुडविल अंडरस्टेट हुआ ना, तो प्लस कर दोगे, ठीक। और दूसरा इंपैक्ट इसका उसी वक्त हम कहां शो कर देंगे, अदर कंपोनेंट। आती बात समझ? तो आपको सिंपली एडजस्टमेंट्स करनी है, कोई खास चेंज नहीं हुआ, बल्कि आपके लिए आसान हुआ है। आपको बना बनाया बैलेंस शीट है, डुअल इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए, और आपको 10 to 15 मार्क्स इस चीज के मिल रहे हैं। तो आपको सेपरेटली कुछ नया मेहनत नहीं करना है। एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 को पढ़ा हुआ, उसको सॉल्व करते वक्त जो आपने दिमाग यूज किया उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो 3000 गुडविल में ऐड कर दिया हमने, और अदर कंपोनेंट इक्विटी में 3000 ऐड कर दिया, और इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी। पर्पस जो ईसीसी का है वो बहुत अच्छा पर्पस है कि स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होता, चीजें दे अंडरस्टैंड, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हो रहे हो, दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दैट। तो ये चीजें वो चीज आपका डेवलप करने में हेल्प करेगी, राइट? ठीक है, तो ऐड कर दिया इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या सीन था, आपका गुडविल में वो कम कर देगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रखा है, तो नेट इम्पैक्ट गुडविल माइनस होगा, तो 700 यहाँ माइनस कर दिया। दूसरा, आपने पीएनएल में प्रोजेक्टेड अर्निंग कम कर रखी होगी ना, तो 700 को क्या कर देना है, आपकी जो रिटेन अर्निंग है उसमें 700 को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, आपने कैपिटलाइज कर दिया है और पीएनएल में आपको शो करना था, तो आपका प्रॉफिट तो कम होगा ना दोस्त। क्लियर? आगे देखो, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू। तो पीपी 1000 से इंक्रीज है, गुडविल कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पीपी विल इंक्रीज, गुडविल विल डिक्रीज। भाई आपकी
नेट एसेट्स को इंक्रीज करेंगे तो गुडविल तो अंडरस्टेट होगी। हाँ, एक्सिस डिप्रिशिएशन। अब एक्सिस डिप्रिशिएशन का ध्यान रखो, इससे किसका प्रॉफिट इंपैक्ट होगा? सब्सिडरी का। और ये दोनों में बांटना है आपको, रिटेन अर्निंग में भी 75 और 25 एनसीआई को देना है। तो 100 आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिड्यूस करोगे और दूसरा सिंपल एडजस्टमेंट, रिटेन अर्निंग में 75, एनसीआई के बैलेंस में 25 कम कर देना। ठीक है। इन्वेंटरी 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 अगेन गुडविल को कम करेंगे। आपने नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे नहीं लिए हैं, इन्वेंटरी को आपने 200 से कम पे लिया हुआ है। भाई गुडविल पे क्या इंपैक्ट आएगा इस बात का? अगर आप नेट एसेट अंडरस्टेट करोगे तो गुडविल ओवरस्टेट है, बट इन रियलिटी दैट अमाउंट इज नॉट पेड फॉर गुडविल, दैट इज पेड फॉर नेट एसेट। तो आपने गुडविल को जो दिखाया हुआ 36,000, उसमें 200 आपने इन्वेंटरी के लिए पे किया, नॉट फॉर गुडविल, तो हटाना पड़ेगा। तो 200 यहां से रिमूव कर दिया। दूसरा इंपैक्ट, अब दूसरा इंपैक्ट ईयर एंड पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री ईयर एंड पे नहीं है हमारे पास, कि हम सेकंड इंपैक्ट इन्वेंट्री पे करें। जिस तरह हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में किया, क्योंकि इन्वेंट्री तो बिक चुकी है और इन्वेंट्री गई कहाँ है? कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ होंगी? रिटेन अर्निंग पे। और क्योंकि ये इन्वेंट्री रिटेन अर्निंग, यहाँ पे प्रॉफिट जब बात करते हैं तो सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है क्योंकि आपने कॉस्ट को कम पे दिखाया है 200 से। तो आपको रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करना पड़ेगा उस ओवरस्टेट प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। तो 75% आप रिटेन अर्निंग से और 25% एनसीआई का, तो 150 और यहाँ पे 50 का एडजस्टमेंट मैंने करके दिखाया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी नेट एसेट को क्या करती है? इंक्रीज या रिड्यूस? नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर कंटीजेंट लायबिलिटी की बात करें तो वो नेट एसेट्स को इंक्रीज करता है फ्रेंड्स, या डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। भाई नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। अब आप एक लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो जो रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह आप इसे समझो, तो आपके नेट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। अब नेट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो गुडविल इंक्रीज हो रही है ऑटोमेटिकली, तो 160 यहाँ प्लस कर दिया। बट ईयर एंड पे हमें पता लगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी को बनाने का जरूरत ही नहीं था, तो फायदा हो गया। और जब कंटीजेंट लायबिलिटी को बनाने का जरूरत नहीं था, आपको बेनिफिट हो गया, तो उसका इंपैक्ट शो कर दो। 120 रिटेन अर्निंग में यू हैव टू ऐड, और 40 यू हैव टू ऐड इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक तरीके से सब्सिडी के लिए, सब्सिडी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे। कंटीजेंट लायबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड करी थी इनिशियली, उस कंटीजेंट लायबिलिटी से आपके नेट एसेट डिक्रीज हो गए, दे हैव डिक्रीज राइट, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। बट बाद में वो कंटीजेंट लायबिलिटी इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। कंटीजेंट लायबिलिटी जीरो हो गई। भाई बैलेंस शीट आपने कैसे दिखाया होगा इसका? जब आपने कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करी तो एक तरीके से आपने क्या एंट्री पास किया? गुडविल को आपने इंक्रीज किया, डेबिट गुडविल, क्रेडिट कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ईयर एंड पे कंटीजेंट लायबिलिटी जीरो हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी जीरो हो गया, तो उसका इंपैक्ट कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट पे जा रहा है। डेबिट कंटीजेंट लायबिलिटी, क्रेडिट प्रॉफिट। तो 120 से आपने रिटेन अर्निंग बढ़ा दिया और 40 से एनसीआई। करेक्ट। फाइनली एडजस्टमेंट, तो ये बेसिकली एक मैंने नेट एडजस्टमेंट कर दिया है लोन टू सप्लायर के लिए। उसका एक ही ट्रांजेक्शन में हमने एक नेट एडजस्टमेंट करके वर्किंग नोट में दिखा दिया है। इस तरह तो समथिंग इफ यू वांट, देयर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट जो आपको वन बाय वन नहीं करना है, तो एक नेट एडजस्टमेंट करके आप एडजस्टमेंट वर्किंग नोट 1 डाल के शो कर सकते हैं एग्जामिनर को। तो आप देखो, अरेंजमेंट फी जो हमने कैपिटलाइज किया वो ऐड होना था, इनकम इंटरेस्ट ऐड होना था, कैश रिसीव्ड माइनस होना था, क्रेडिट लॉस माइनस होना, तो नेट एडजस्टमेंट नेगेटिव 930 का होना है। मतलब नेट में हमें 930 माइनस करने हैं। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट सेपरेटली अबव, वी हैव शोन इन वर्किंग नोट, और नेट इंपैक्ट 930 से ये कम कर देंगे। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये 930 में किसका दूसरा इंपैक्ट किसका? रिटेन अर्निंग पे, प्रॉफिट पे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल दीज आइटम विल इंपैक्ट द प्रॉफिट। तो ये किसकी रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट होगा? पेरेंट की ना। तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग पे इसका इंपैक्ट दिखा दिया, 930 से माइनस कर दिया। एंड नाउ अप्लाई सिंपली द सम फॉर्मूला।
and you will get the total. ठीक है? So this is your requirement 3. Pre-populated financial statements. तो pre-populated financial statement को solve करने के लिए just do the required adjustment साइड बाय साइड. जितना भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए उसको साइड बाय साइड आप करते रहिए. प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट आपको देखना है. क्लियर है फ्रेंड्स? राइट. So okay everyone, hope this video will help you out. Do practice more of similar type of question. आपका speed increase हो जाएगा. Best of luck for your exam. Take care. Bye bye.